हाय गाइस, आप मुझे शायद YouTube पर देख रहे हैं ना, या शायद X पर या Apple पर या Spotify पर, जहाँ भी देख रहे हैं वो सारे प्लेटफॉर्म अमेरिका के ही हैं, एक टिकटॉक को छोड़कर जो चाइना का है। लेकिन ये पॉडकास्ट तो टिकटॉक पर है नहीं। अमेरिका ना सिर्फ टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति में सारे देशों से आगे है, बल्कि वो अपनी संस्कृति का भी गहरा प्रभाव सब पर छोड़ रहा है। हमारे कपड़ों, खान पान और जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी अमेरिका घुस चुका है। इतना घुस चुका है कि बहुत लोग अमेरिकन जैसा जीवन जीना चाहते हैं। समीर सैम बन जाता है और उसकी अगर अमेरिका जाने की तैयारी हो रही हो तो उसका एक्सेंट का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। डोंट कॉल मी समीर, कॉल मी सैम। तब हम सोचते हैं कि क्या कभी भारत भी ऐसा था कि उसका पूरी दुनिया पर प्रभाव था? क्या कभी भारत से लोग चीज़ें सीखते थे और उसे फॉलो करना चाहते थे? विलियम डैलरिम्पल की हाउ इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड और संजीव सान्याल की ओशन ऑफ चर्न में हमें वो इंटरेस्टिंग बातें मिलती हैं कि कैसे एक ज़माने में भारत के इनोवेशन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल रहे थे। इंटरेस्टिंग कहानी है ना? आइए देखते हैं। हम उन सारे फील्ड्स की बात करेंगे जहां आधुनिक युग से पहले प्राचीन भारत ने दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ा था। लेकिन शुरुआत करते हैं मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान और वेपन डिज़ाइन से। सोचा नहीं था ना, धातु विज्ञान और वेपन डिज़ाइन, वहाँ भी भारत का बहुत बहुत गहरा प्रभाव था। तो जैसा कि शायद आप जानते ही होंगे कि धातु बनाने का विज्ञान भारत में बहुत पुराना था। उसके साथ रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में भी भारत ने बहुत तरक्की की थी। आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी बताया है कि धातु उद्योग में कितनी प्रगति हुई थी। लगभग 1500 साल पहले लिखे गए संस्कृत ग्रंथ बृहत संहिता में भी भारत के धातु कौशल यानी स्किल्स की बात है कि सोने को कैसे परखा जाता है, कैसे पिघलाया जाता है, आग में कैसे गर्म किया जाता है ताकि वो कुंदन बन जाए, और हथौड़ा मारकर कैसे उसकी टेस्टिंग होती है। क्या आपको पता है कि अरब योद्धा जिनका प्रयोग करते थे, उन प्रसिद्ध डमास्कस स्टील तलवारों को बनाने की जो तकनीक थी वो हमारे भारत से गई थी। इतिहास में लिखा है कि ये स्टील बहुत खास होता था। इसे पर्शिया जैसी जगहों पर एक्सपोर्ट करके बनाया जाता था। ये भारत से एक्सपोर्ट होता था ऑब्वियसली, और तब जाकर ये खास तलवारें बनती थीं जिनकी धार भी तेज होती थी और वो जल्दी टूटती भी नहीं थी। ये मजबूत तलवारें भारतीय कारीगरी की निशानी थीं, जो ये दर्शाती थी कि धातु के काम में भारत पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, अव्वल नंबर है। विलियम डैलरिम्पल बताते हैं कि कैसे साम्राज्यों ने मेटलर्जी के इस एडवांस्ड ज्ञान को अपनाया और पूरी दुनिया में वेपन डिजाइन और सैन्य रणनीति का तरीका ही बदल गया भारत के टेक्नोलॉजी से। अरब स्कॉलर अल इदरीसी ने 12वीं सदी में अपनी किताब अल हदीद अल हिंद में भारतीय कारीगरी की तारीफ की थी और बताया था कि भारत में कैसे हाई क्वालिटी लोहा बनता है। वो लिखते हैं, मैं अनुवाद कर रहा हूँ ऑब्वियसली, उन्होंने अरबी में लिखा था। वो लिखते हैं, लोहा बनाने में हिंदुओं को महारत हासिल है। उनके पास ऐसी कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप्स हैं जहां दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेबर्स बनती हैं। सेबर भाई एक प्रकार का स्वॉर्ड है, कर्व्ड स्वॉर्ड है, तलवार है। भारत का स्टील जो धार देता है, वैसी धार का दुनिया में कुछ भी बनाना नामुमकिन है, यह अल इदरीसी ने कहा था। आइए तलवारों से आगे चलकर इंडियन ओशन यानी भारतीय महासागर में गोते लगाते हैं। जोक थोड़ा वीक था, क्षमा कीजिएगा। तो इंडियन ओशन में, भारत महासागर में गोते लगाते हैं। यह भारत की समुद्री शक्ति ने विश्व के इतिहास को बदल कर रख दिया था। प्राचीन भारत के नाविक मानसूनी हवाओं को अच्छे से समझते थे
और समुद्र के रास्ते अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक और उसके आगे भी पहुंच जाते थे। मालदीव्स के पास एक पुरानी जहाज का मलबा मिला है, रूइंस मिला है। माना जाता है कि वो भारत का व्यापारिक जहाज था जो मसाले और कपड़े लेकर जा रहा था। तो आज मालदीव्स में टूरिस्ट जाते हैं, अभी तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन उस ज़माने में भी ट्रेडर्स जाते थे। इस जहाज़ के मिलने से हमें पता चला कि सदियों पहले किस तरह का समुद्री नेटवर्क बना हुआ था। भारतीय जहाज़ों को सिलने का तरीका भी एकदम अलग था। आपने सही सुना, बनाने का नहीं, सिलने का तरीका जहाज़ों को। आज हमारी भारतीय नौसेना इस तकनीक को फिर से जिंदा कर रही है और चाहती है कि एक पुराने ज़माने जैसे जहाज जो सिला गया हो, उस जहाज को भारत से ओमान भेजा जाए, जैसा कि पहले होता था, प्राचीन ज़माने में होता था। ओशन ऑफ चर्न पुस्तक में संजीव सान्याल लिखते हैं कि भारतीय महासागर सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं था, बल्कि एक कॉरिडोर था जहां संस्कृति और अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। वैसे संजीव सान्याल, ये जो स्कॉलर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ऑथर भी हैं, वही संजीव सान्याल भी उस जहाज़ में सफ़र करेंगे जो भारत से ओमान भेजा जाएगा। आशा है सफ़र में ज़्यादा सफरिंग नहीं होगा। पुराने ज़माने का, अच्छा सॉरी, बैड जोक वंस अगेन। भारतीय संस्कृति, हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों, हमारी कहानियाँ, हमारी परंपराएं और हमारे रीति रिवाज इन समुद्री मार्गों पर हमारे व्यापार के साथ साथ चलते थे। और भारतीय महासागर के किनारों पर जितने लोग रहते थे सबको प्रभावित करते थे। सबका एक तरह से भारतीकरण हो जाता था। दूसरे देशों में प्राचीन भारतीय मंदिरों की तरह बड़े बड़े मंदिर आज भी हैं। उन देशों में भारतीय लिपि और हमारी कलाओं का आज भी होना दिखाता है, दर्शाता है किस तरह का सांस्कृतिक संबंध रहा होगा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि विश्व का मसाला व्यापार में भारत की कितनी बड़ी भूमिका थी और भारत से जितना एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था, उसका एक बहुत बड़ा भाग मसाले ही होते थे। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप को भारत सबसे ज़्यादा मसाले भेजता था, जिससे इन जगहों तक जाने वाली समुद्री मार्ग बहुत व्यस्त रहती थी। सबसे ज़्यादा मांग होती थी काली मिर्च, दालचीनी और इलायची की। इलायची तो मुझे भी बहुत पसंद है। यानी भारत ना सिर्फ दुनिया के समुद्री मार्गों को चला रहा था, बल्कि हम उस समय दूसरों के भोजन को भी टेस्टी बना रहे थे। इसके साथ साथ भारत की कई तकनीकें और हमारे देश का कारीगरी कौशल भी दूसरे देशों में फैल रहा था। भारत के कॉटन और सिल्क के कपड़ों का जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में वैल्यू था, बहुत हाई था। के.एन. चौधरी बताते हैं कि भारत में जिस तरह से कपड़ों को बुना और रंगा जाता था, वही तय करता था कि दुनिया में फैशन ट्रेंड क्या चलेगा, और इससे पूरे दुनिया में भारतीयों कपड़ों का प्रभाव होता था। आजकल वो पेरिस फैशन वीक प्रचलित है ना, आपने पता नहीं वो फ़ोटोज़ तो देखे होंगे आलिया भट्ट के, लेकिन उस ज़माने में भारतीय फैशन, पेरिस तो छोड़िए, पेरिस उस ज़माने में था नहीं, लेकिन पूरे दुनिया में चलता था। अब हम आ जाते हैं शिक्षा यानी भारत की विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ पर। प्राचीन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती थीं। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, जो कि लगभग 2500 साल पुरानी थी, या शायद उससे भी ज़्यादा। उसके बाद बिहार में नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ हुईं। गुजरात में वल्लभी, उड़ीसा में पुष्पगिरी और रत्नागिरी, कश्मीर में शारदा पीठ जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, तमिलनाडु में कांचीपुरम और बांग्लादेश में सोमपुरा जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी हुईं। ये लिस्ट, ये सूची पूरी नहीं है, और आज भी आर्कियोलॉजिस्ट इन सब जगहों के पास खुदाई करके नई नई खोजें कर रहे हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ भारत के विद्वान नहीं रहते थे, बल्कि पूरे एशिया यानी चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। सबसे पहले शुरू करते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। तक्षशिला की स्थापना इंडियन सबकॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में लगभग 2500 साल पहले की गई थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है।
और माना जाता है कि महाभारत को सबसे पहले तक्षशिला में ही सुनाया गया था। महाभारत सुनाने वाले वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन थे और उन्हीं ने तक्षशिला में सबसे पहली बार महाभारत को सुनाया था। तक्षशिला ने विश्व की संस्कृति और संस्कृत भाषा को भी बहुत प्रभावित किया। आचार्य चाणक्य का भी संबंध तक्षशिला से था और कहा जाता है कि उन्होंने अर्थशास्त्र वहीं पर लिखी थी। पाली ग्रंथों में लिखा है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य चरक ने भी तक्षशिला में ही पढ़ाई की थी और संस्कृत व्याकरण को लिखने वाले पाणिनि भी तक्षशिला में ही पढ़े थे। इससे समझ आता है कि कितने विद्वान तक्षशिला से निकले थे। भाई क्या एलुमनाई था, एकदम भयंकर एलुमनाई। तक्षशिला के बाद भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा हुआ, जो अपने पीक में दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी। 7वीं सदी में एक चीनी साधु नालंदा आया था, उसका नाम था हुआनज़ैंग, और वो यहाँ पर बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने के बाद अपने साथ कई बौद्ध ग्रंथ भी ले गया था वापस चाइना। ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में उसने अपनी यात्रा के बारे में लिखा है और बताया है कि नालंदा सिर्फ भारतीय छात्रों के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के छात्रों के लिए सबसे ज़रूरी संस्थान था। वो ये भी बताता है कि नालंदा में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता था। जितने लोग अप्लाई करते थे उनमें से हर 5 में से सिर्फ 1 को ही एडमिशन मिल पाता था। वो कहता है कि विदेशी छात्रों को एडमिशन लेने में और ज़्यादा मुश्किल होती थी। ये तो एक तरह से लॉजिकल है, क्योंकि भारतीय अभी स्टूडेंट्स विदेश जाते हैं उनको मुश्किल होती है, तो उस ज़माने में उल्टा होता था। लेकिन फिर भी नालंदा में उस ज़माने में 8,500 छात्र थे और 1500 शिक्षक थे। क्या वंडरफुल टीचर स्टूडेंट रेशियो है। आपने ब्लैक मिथ वुकोंग नाम का वीडियो गेम शायद खेला होगा, या अगर खेला नहीं तो सुना तो होगा। ये गेम जर्नी टू द वेस्ट नाम के एक चीनी उपन्यास पर आधारित है, जो करीब 400-500 साल पहले लिखी गई थी। और आपको पता है कि वो उपन्यास जो जर्नी टू द वेस्ट, वो किस पर आधारित है? शुआंगज़ैंग के भारत आने पर। बताइए। और जर्नी टू द वेस्ट, चाइना के वेस्ट क्या है भाई? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशाल संस्कृति, सबसे विशाल सभ्यता भारत ही था ना। अब आते हैं गुजरात की यूनिवर्सिटी वल्लभी पर। आपको पता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? महिलाओं ने, जो दिखाता है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं भी बहुत आगे थीं। तो क्या आपको लगता है कि ये संस्थान आज के ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से कम थे? कम तो नहीं थे, लेकिन उनमें एडमिशन लेना शायद ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से ज़्यादा कठिन था। अब आपको मैं उज्जैन यूनिवर्सिटी के भास्कराचार्य के बारे में बताता हूँ। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती की रचना की थी। डिफरेंशियल कैलकुलस के ओरिजिनेटर थे वो, न्यूटन और लीबनिट्ज़ के बहुत सैकड़ों साल पहले। और लीलावती की उनकी बहुत रोमांचक, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, ऐसा है कि लीलावती कोर टेक्स्ट था गणित सीखने के लिए हमारे गुरुकुल में। भास्कराचार्य ने इस टेक्स्ट बुक को लिखा था। इसमें उन्होंने मैथ्स के थ्योरम्स को संस्कृत पोइट्री, संस्कृत कविताओं के द्वारा समझाया था। तो आप कविता का आनंद भी लेते थे और पढ़ते पढ़ते, कविता पढ़ते पढ़ते आप मैथ्स थ्योरम भी पढ़ लेते, समझ लेते। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पुस्तक का नाम उन्होंने लीलावती क्यों रखा? कहते हैं कि भास्कराचार्य जी की जो बेटी थी उनका नाम था लीलावती, और लीलावती को गणित बिल्कुल पसंद नहीं था। भास्कराचार्य जी, जिन लोगों को गणित पसंद है, जैसे मैंने बीएससी मैथ्स में किया है, वैसे गणित में जिन लोगों को गणित पसंद है, भाई हम तो सोचते हैं कि ये सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है, और हमारे किसी परिवार वाले को गणित पसंद ना आए, हमारा तो दिल टूट जाता है। तो कहते हैं कि भास्कराचार्य ने टेक्स्ट बुक इसलिए लिखा था कि उनकी बेटी को, उनकी बच्ची को वो गणित की तरफ आकर्षित कर पाएँ, और अपनी बेटी लीलावती के ऑनर में उन्होंने उस टेक्स्ट बुक का नाम लीलावती रखा। इंटरेस्टिंग है ना। देखिए, अब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके उस परंपरा की बात करते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत करीब है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये है स्टोरी टेलिंग, मतलब कहानियाँ। स्टोरी टेलिंग के द्वारा ही भारत ने दुनिया से अपना ज्ञान बांटा। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं रामायण और महाभारत। ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये बताती हैं, दर्शाती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, धर्म क्या है, हमारा जन्म क्यों और किस लिए हुआ है, और इस जिंदगी में हमें क्या करना है। सदियों से हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को ये कहानियाँ सुनाती आ रही है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग संस्कृतियों में ढाल कर। साउथ ईस्ट एशिया, खास करके इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और लेओस जैसे देशों में तो रामायण और महाभारत उनके जीवन की नींव बन गए हैं। थाईलैंड में रामायण को रामकीन कहा जाता है और ये उनकी संस्कृति में बसा हुआ है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि देश का खजाना है। थाईलैंड देश का खजाना है। बैंकॉक के ग्रैंड पैलेस की दीवारों पर रामकीन के दृश्यों के चित्र बने हुए हैं, जो दिखाता है कि वो लोग आज भी पब्लिकली अपनी इस विरासत को मनाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि प्रभु श्री राम को वहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन लुक में दिखाया जाता है। भाई राम उनके भी हैं, सिर्फ हमारे क्यों होंगे। कंबोडिया का अंकोर वाट एक हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। उसकी दीवारों पर भी रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे हुए हैं, कार्व किए गए हैं। उसमें सबसे खास है समुद्र मंथन का दृश्य, जिसका हिंदू धर्म में खास महत्व है। आप सब जानते तो होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। उसका नाम है बोरोबुदुर और उस पर जातक कथाओं के दृश्य बने हुए हैं। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं और इन कहानियों ने भी भारत में ही जन्म लिया था। ये सब जगहें सिर्फ धार्मिक नहीं हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक निशानियां हैं जो बताती हैं कि भारत के नैरेटिव और परंपराएं कैसे पूरी दुनिया में फैले और दुनिया पर हमारा कितना प्रभाव था। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत की कहानियां बस पूर्व या ईस्ट में ही गईं, वो पश्चिम की ओर भी गई थी, वेस्ट की तरफ भी गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि 1001 रातें यानी अरेबियन नाइट्स की कहानियों का संबंध भी भारत से। अरेबियन नाइट्स तो आपने सुना होगा, वो अलादीन का चिराग और अली बाबा और 40 चोर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस अरेबियन नाइट्स में द थ्री एप्पल जैसी कहानियों की जड़ों को भी पंचतंत्र जैसी भारतीय कहानियों से जोड़ा जाता है। आज की तारीख में इस बात को ज़्यादा लोग मानते नहीं हैं, लेकिन भारत का साहित्य ना सिर्फ मिडल ईस्ट की स्टोरी टेलिंग तक पहुंचा, बल्कि उससे आगे जाकर यूरोप तक गया और उनमें से कई कहानियां पश्चिमी साहित्य का हिस्सा बन गईं। 19वीं सदी का एक जर्मन विद्वान थियोडोर बेनफी मानता है, उसने लिखा भी था कि पश्चिमी देशों की कई सारी परिकथाएं पुरानी भारतीय कहानियों से आई हैं। उसका मानना है कि ये कहानियाँ पहले हिंदुओं और बौद्धों के बीच चली और फिर यूरोप तक पहुँची। अब अंत में बात कर लेते हैं कि पूरी दुनिया पर भारत का आर्थिक प्रभाव कैसा था। भारत की अर्थव्यवस्था पर हम 2 एपिसोड रिलीज़ कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया की जीडीपी में 1/3 भागीदारी भारत की थी। इन 2 एपिसोड्स के लिंक मैं कमेंट्स में, ये डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। इसका प्रभाव व्यापार पर भी पड़ता था। ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था का प्रभाव व्यापार पर तो पड़ेगा। इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझिए। इजिप्ट के लाल सागर यानी रेड सी में एक पोर्ट बेरेनिके में आपको पता है क्या मिला? वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला है कि वहाँ रहकर भारतीय लोग रोम साम्राज्य से व्यापार करते थे। खुदाई में भगवान गणेश और गौतम बुद्ध के मंदिर और ब्राह्मी लिपि के कुछ सिक्के भी मिले हैं। ब्राह्मी लिपि, जो लोग ना जानते हों, भारत की एक बहुत प्राचीन लिपि है। इनफैक्ट मेरी पुस्तकों में भी मैंने कई बार कुछ क्लूज ब्राह्मी लिपि में मतलब छोड़ा है, वो आप देख लीजिएगा। कल्पना कीजिए एक प्राचीन बाजार की, जहां भारतीय व्यापारी
इजिप्ट और रोम के व्यापारियों से सौदा कर रहे हों। वहाँ वो सिर्फ मसाले और कपड़े नहीं बेच रहे थे, बल्कि भारतीय संस्कृति और स्पिरिचुअलिटी भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ये एक तरह का सॉफ्ट पावर है। इसका प्रभाव सिर्फ कुछ लोकल लोगों पर नहीं पड़ रहा था, बल्कि एक प्राचीन विश्व परिवार बन रहा था। इससे समझ आता है कि दूर के देशों से भी भारत का संबंध कितना गहरा था, और सिर्फ व्यापारिक संबंध नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद जब तुर्कों ने हमारे देश पर हमला किया और अंग्रेज़ों ने हम पर कब्जा किया, तो हमारा दुनिया पर प्रभाव कम होता गया। एक ज़माने में संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इनोवेशन का केंद्र रहा हमारा देश, हमारा भारत, दुनिया की नज़रों में धीरे धीरे ओझल होने लगा। आज हम भारतीयों को ये बात याद रखनी चाहिए कि आपकी इनोवेटिव स्पिरिट, आपकी संस्कृति और आपका आर्थिक प्रभाव सब एक दिन गायब हो जाएगा अगर आप अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाए तो। सीमा की रक्षा और लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हम सिर्फ एक देश नहीं हैं, एक सभ्यता भी है। इसलिए हमारे लिए फिर से उठ खड़ा होना संभव है। आज फिर से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, जैसे तकनीक जैसे क्षेत्र में हो या मैन्युफैक्चरिंग हो। भारत की संस्कृति, भोजन और परिधान की लोकप्रियता फिर से बढ़ रही है। अभी हाल में आपने देखा कि भारत चेस ओलंपियाड में 2 गोल्ड मेडल जीता है। चेस का जन्म वैसे भारत में हुआ था, और अब हम उसमें भी अपना खोया सम्मान वापस पा रहे हैं। वैसे मैं भी जा रहा हूँ अभी अपने बेटे के साथ चेस खेलने, लेकिन आजकल वो काफ़ी आसानी से मुझे हरा देता है। अभी क्या करें, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से क्षेत्रों में भारत का प्रभाव फिर से बढ़ रहा है। इसी के साथ जय हिंद। So this was the Immortal India podcast with me, Amish. If you enjoyed this episode, like and share it, please. And if you want to receive the notification for the next episode, click subscribe, please. Thank you. This podcast is supported by the Dilip Piramal Foundation. The Dilip Piramal Foundation is an initiative by renowned industrialist Dilip Piramal to support dharmic causes across India and the world. In this aim, the foundation has supported art galleries, documentaries, dharamshalas, education, and many other such initiatives.